नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल PSC बाय डीसी सर पर। दोस्तों, आप सभी को पता है हम मध्य प्रदेश के इतिहास, संस्कृति और साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक हमने मध्य प्रदेश की कला, संस्कृति और साहित्य को कंप्लीट कर लिया था। अब हम मध्य प्रदेश के इतिहास को पढ़ रहे थे, जिसमें अभी तक हमने मध्य प्रदेश के आधुनिक इतिहास को कवर कर लिया था। अब हम हमारा अगला लेक्चर मध्य प्रदेश की रियासतों पर बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की रियासत कंप्लीट होने के बाद मैं आपको मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास बताऊंगा। उसके बाद मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास भी पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों, यकीन मानिएगा, इस सीरीज के बाद आपको कभी भी कहीं से भी क्लास पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जितना आपके एग्ज़ाम में आता है वो यहाँ से ज़रूर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने मध्य प्रदेश की सिंधिया, होलकर, भोपाल रियासत को कंप्लीट कर लिया था। आज हम हमारा लेक्चर नंबर 25 लेकर आए हैं, जिसमें हम मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासत बघेलखंड का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, यह सीरीज आपको कैसी लग रही है, इसके बारे में आज आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मेरे मोटिवेशन का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। आप एक कमेंट करते हैं तो मुझे मोटिवेशन आता है, तो मैं आपके लिए और तैयारी करता हूं, यानी और रिसर्च करता हूं कि जितने भी प्रीवियस ईयर में पेपर आए हैं, कोशिश करता हूं कि मेरे कंटेंट में वह उपलब्ध रहे। तो मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूं। तो आज आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि यह सीरीज आपको कैसी लग रही है। अब हम देखिए, इसकी बात करते हैं तो प्रीलिम सिलेबस में हमें देखने को मिलता है कि मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख राजवंश की बात हम कर रहे थे, जिसमें आज हम बघेलखंड राजवंश की बात करेंगे। मेंस में आप सभी को पता है यूनिट 5 का यह हिस्सा है। तो आइए हम बघेलखंड रियासत की बात करते हैं। देखिए, बघेलखंड रियासत आज का हिस्सा नहीं है। सॉरी, पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बघेलखंड हमारे मध्य प्रदेश में पड़ता कहाँ पर है। सभी को पता होगा, वैसे तो सभी पढ़े लिखे हैं, यहाँ पर सभी बच्चे पढ़े लिखे हैं। अब देखिए, ये वाला जो क्षेत्र है इसे बोला जाता था बघेलखंड। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी पठार है, जिसमें रीवा, सतना, मैयर, फिर मऊगंज, फिर सीधी, सिंगरौली, शहडोल, ये सभी क्षेत्र किसमें आते हैं? बघेलखंड के अंतर्गत आते हैं। और बघेलखंड का इतिहास आज का इतिहास नहीं है कि मध्यकालीन में हमें बघेलखंड देखने को मिला। बघेलखंड का इतिहास प्राग ऐतिहासिक कालीन है, यानी यहाँ पर हमें जब पाषाण काल चलता था, पाषाण काल के दौरान के भी बहुत सारे शैल चित्र, गुफाएं, जीवाश्म आदि प्राप्त हुए हैं। पौराणिक अभिलेख भी हमें यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर हमें रामायण कालीन स्थल भी प्राप्त हुए हैं। तो इसलिए यह क्षेत्र बहुत प्राचीन है और वैदिक सभ्यता के भी कुछ कुछ बातें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। कोई कोई व्यक्ति ने तो ऐसा भी कहा है कि जो आज अमरकंटक है, वहाँ पर एक दौरान जो अपने बातों में रामायण चलती है, जो हमारी कथाएं चलती है, उसमें कहा जाता है कि अमरकंटक के करीब मेनली लंका हुआ करती थी। ऐसा भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो हमारा अमरकंटक के पास ही लवकुश का जन्म हुआ था। तो ये सभी बातें बघेलखंड के बारे में कही जाती। तो बघेलखंड आज का क्षेत्र नहीं है, यह बहुत पुराना क्षेत्र है। देखिए, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि प्राचीन इतिहास में मौर्य काल के बाद हमें पुष्पमित्र सिंह सुंग के दौरान भी यहाँ पर कुछ देखने को मिलता है कि पुष्पमित्र सुंग सतना में एक स्तूप बनवाते हैं। उसका नाम होता है बरहुत स्तूप। यहाँ भी हमें देखने को मिलता है, आप सभी ने देखा होगा। तो मौर्यकालीन से पहले भी, मौर्य काल के बाद भी हमें यहाँ पर बहुत सारे साक्ष्य देखने को मिलते हैं। ये सभी आप सभी को पता है। अब हम बात करते हैं बघेल कहाँ से सर ये शब्द आ गया। तो देखिए, बघेलखंड कहाँ से आया? तो बघेल जो शब्द है वह बघोल से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? बघोल से। बघोल मेनली जो हुआ करते थे वह मूलतः चालुक्य हुआ करते थे। कौन थे? चालुक्य, जिनका शासन आप सभी को पता है गुजरात वाले क्षेत्रों में आया। ठीक है, अब इनके दो प्रमुख राजा हुए, अर्णोराज और व्याघ्रपल्ली। कौन हुए? अर्णोराज व व्याघ्रपल्ली, इनके दो राजा हुए। अब ये सभी कहाँ पर रहा करते थे? तो बघोलबारी नामक एक गांव में रहा करते थे। वहीं से जो अर्णोराज की जो आने वाली पीढ़ी हुई या उनका वंश हुआ, वह आगे जाके बघेल कहलाए। ठीक है, अब देखिए मध्यकाल में क्या होता है कि बघेल बंधु दो होते हैं वहाँ के। ये अर्णोराज के जो वंशज थे दो, बीसल देव और भीमल देव, ये आते हैं सतना। सतना के ऊपर आप सभी को पता है एक क्षेत्र पड़ता है चित्रकूट। कभी आपने सुना हो? चित्रकूट का विस्तार हमें यूपी में भी देखने को मिलता है, मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलता है। तो चित्रकूट में उस टाइम लोधी राजाओं का शासन चलता था। तो यहाँ पर बीसल देव व बीमल देव आते हैं और वहाँ के लोधी राजपूत राजा के जो सामंत थे उनकी हत्या कर देते हैं। ठीक है,
और जो सामंती जो लोधी राजपूत के सामंत की हत्या करते हैं, उसके बाद लोधी राजपूत राजा से बोलते हैं कि आप यहाँ की सामंती हमें प्रदान करो। उसके बाद राजा जो रहते हैं लोधी वंश के, वहाँ गोहरा चित्रकूट के अंतर्गत आता है गहोरा, वो क्षेत्र की सामंती किसे दे देते हैं? भीसल देव व भीमल देव को दे देते हैं। अब भीसल देव और भीमल देव 1236 में बघेलखंड सत्ता की स्थापना करते हैं। ठीक है, तो आप सभी को होगा कि देखिए गहोरा चित्रकूट, तो गहोरा से हमें देखने को मिलता है कि बघेल सत्ता की शुरुआत होती है। फिर देखिए इनके पहले राजा रहते हैं बीमल देव। अब देखिए 1236 में बीमल देव द्वारा बघेल सत्ता की स्थापना की जाती। यह अपनी राजधानी गहोरा को बनाते हैं। किसको बनाते हैं? अपनी राजधानी गहोरा को बनाते हैं। ये लोधी सामंत को पराजित करते हैं और गहोरा में मेनली बघेलखंड साम्राज्य की स्थापना करते हैं। राजा भर ने गहोरा की सामंती प्रदान की। राजा भर हुआ करते थे लोधी राजपूत राजाओं के, तो राजा भर इन्हें क्या करते हैं? गहोरा की सामंती प्रदान कर देते हैं। भीमल देव के बाद रानिंग देव, बालन देव, बुल्लार देव आदि शासक बनते हैं। अब हम बात करेंगे बुल्लार देव की। तो देखिए बुल्लार देव जो थे वह बघेलखंड के सबसे प्रभावशाली शासक बताए जाते हैं कि सबसे ताकतवर शासक उस टाइम बुल्लार देव हुए। यहाँ जब भारत में फिरोज शाह तुगलक का शासन चल रहा था, उस दौरान बघेलखंड में जिनका शासन चलता था उनका नाम था बुल्लार देव। बुल्लार देव एक उपाधि लेते हैं, उनकी उपाधि का नाम था महाराजाधिराज। ठीक है, फिर देखिए बाद में बुल्लार देव जब हो जाता है उनका शासन, तो वो क्या ले लेते हैं? जल समाधि प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया था एक बार कि जो बघेलखंड है उनकी प्रारंभिक राजधानी क्या थी बघेलखंड रियासत की? तो प्रारंभिक राजधानी आपको याद रखना है क्या थी? गहोरा थी। इंपॉर्टेंट है, एमपीपीएससी ने एक बार पूछा हुआ है। तो इसकी प्रारंभिक राजधानी क्या हुआ करती थी? गहोरा हुआ करती थी। फिर देखिए उनके बाद बीरम देव बघेल उनके शासक बनते हैं। ये भी बहुत शक्तिशाली रहते हैं और ये महत्वाकांक्षी शासक रहते हैं। इनके बारे में जानकारी हमें भीर बानु उदय काव्यम में देखने को मिलती है। इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भीर बानु उदय काव्यम किसके द्वारा लिखी गई थी। देखिए यहाँ पर बांधवगढ़ का किला था जो उमरिया में पड़ता था। इसी बांधवगढ़ किले के बारे में बताया जाता है कि ये बांधवगढ़ का किला आज हमें देखने को मिलता है, यह रामायण कालीन किला ऐसा कहते हैं। परंतु अपन ये भी बोल सकते हैं कि सर हो भी सकता है इतना प्राचीन है तो, परंतु ऐसा कहा जाता है कि बीरम देव द्वारा बांधवगढ़ किले का अधिग्रहण कर लिया था। फिर देखिए उसके बाद बनते वीर सिंह बघेल राजा। अब वीर सिंह देव का जो शासन चलता है वह चलता है 1500 से लेकर 1536 तक। ये भी बहुत कुशल और योग्य शासक थे। इनके द्वारा वीर सिंहपुर की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? वीर सिंहपुर की स्थापना की गई थी। आज की डेट में यहाँ पर हमें एक थर्मल पावर प्लांट देखने को मिलता है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, फिर भैया ये बहुत योग थे, कुशल थे, कूटनीतिक भी हुआ करते थे। तो ये सोचते थे कि यार हमारा शासन किसी और के हाथ में ना चले जाए, तो ये अन्य राजाओं के साथ क्या बनाते थे? संबंध स्थापित करते थे, मित्रवत संबंध स्थापित करते थे। तो वीर सिंह देव द्वारा लोधी राजाओं के साथ मित्रवत संबंध बनाए गए, जिसमें मुख्य रूप से सिकंदर लोधी का नाम हमें देखने को मिलता है। गोंड राज्य के संबंध में इनके बारे में एक जानकारी हमें मिलती है कि जब गोंड वहाँ पर उत्तराधिकारी विद्रोह चल रहा था गोंड राजाओं में, गोंड वंश में, तो संग्राम शाह की इनके द्वारा सहायता की गई थी। फिर देखिए बाद में क्या होता है कि मुगलों से भी इन्होंने संबंध स्थापित किए। जब खानवा का युद्ध होता है 1527 में, कब होता है खानवा का युद्ध? 1527 में, जिसमें बाबर और राणा सांगा में क्या होता है? युद्ध होता है। तो यहाँ पर ये राणा सांगा की क्या करते हैं? सहायता करते हैं। फिर इनके पुत्र आते हैं भीर बानु द्वारा हुमायूं से मित्रता की जाती है। इनके पुत्र आते हैं भीर बानु, वहाँ हुमायूं से दोस्ती करते हैं और वीर सिंह देव की बाबर से मित्रता कराते हैं। देखिए यहाँ पर हुमायूं उनका ही पुत्र था, आप सभी को पता है। तो यहाँ पर भीर बानु इधर से आते हैं, मेनली वीर सिंह देव के पुत्र रहते हैं। ये दोनों मित्रता कराते हैं। फिर देखिए भीर बानु बघेल शासक बनते हैं और उस दौरान हुमायूं को वहाँ से सत्ता से हटा दिया जाता है। 1540 के समथिंग की यह बात होती है। तो इनका भी शेर शाह सूरी के साथ संघर्ष चलता है और इन्हीं के दरबार में जो कवि माधव थे उनके द्वारा वीर भानु उदय काव्यम नामक किताब लिखी गई थी। उसके बाद बनते हैं रामचंद्र देव बघेल। इंपॉर्टेंट है, एमपीपीएससी में पूछा गया है। रामचंद्र बघेल की बात करते हैं तो यह अकबर के समकालीन थे। एमपीपीएससी ने पूछा था निम्न में से कौन सा राजा अकबर के समकालीन हुआ? तो आपको याद रखना है बघेलखंड के राजा रामचंद्र देव अकबर के समकालीन हुए।
इन्होंने अपनी राजधानी गहोरा से बांधवगढ़ स्थानांतरित करी। इम्पोर्टेंट है, यही एमपीपीएससी ने पूछा है कि निम्न में से किसके द्वारा अपनी राजधानी गहोरा से बांधवगढ़ स्थानांतरित की गई थी। तो यहाँ पर रामचंद्र बघेल द्वारा स्थानांतरित की गई थी। अब देखिए, इनका एक दरबारी कवि थे तानसेन। कौन थे? तानसेन, जिनका नाम था रामतनु पांडे। ओरिजिनल नाम क्या था भैया? रामतनु पांडे हुआ करता था। इनके कहने पर ही रामचंद्र बघेल ने अकबर के दरबार में तानसेन को पहुंचाया था, जिसके बाद तानसेन को अकबर ने अपने 9 रत्नों में शामिल किया था। अब आगे हम बढ़ें उससे पहले मैं आपको एमपीपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ के बारे में बता देता हूं कि दोस्तों यहाँ अभी आपको 350 रुपये में मिल रही है, जिसमें हम आपको 75 टेस्ट पीडीएफ प्लस आंसर की पीडीएफ सभी प्रोवाइड कर रहे हैं। आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना ना भूलिएगा। 50 यूनिट वाइज साथ साथ 25 एफएलटी आपको मिलने वाली है। एक टेस्ट को आपकी जितनी बार इच्छा हो आप उतनी बार दे सकते हैं। इसको आप ज्वाइन करने के लिए हमारी एप्लीकेशन PSC by DC सर को डाउनलोड कर लीजिए, या मेरे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर मुझसे इसके बारे में जानकारी पूछ सकते हैं। यहाँ टेस्ट सीरीज बिल्कुल हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। यहाँ बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है, आप एक बार ज्वाइन करके देखिए। जिसने प्रीवियस ईयर में हमारी टेस्ट सीरीज ली होगी उसे मालूम है कि यह टेस्ट सीरीज उनके लिए कितने फ़ायदेमंद होने वाली है। अब देखिए, वीर सिंह देव के बाद बनते हैं विक्रमजीत बघेल राजा। ये क्या करते हैं? अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं और बांधवगढ़ जो किला होता है वहाँ मुगलों को दे देते हैं। यह अपने राजधानी उसके बाद बांधवगढ़ से कहाँ पर लेके आते हैं? रीवा स्थानांतरित कर लेते हैं। ठीक है, फिर देखिए जहांगीर यहाँ पर जब आता है, जहांगीर आप सभी को पता है अकबर का बेटा होता है। जब वो यहाँ पर आता है तो जो बांधवगढ़ का किला है वहाँ वापस से किसको दे देता है? बघेल राजाओं को प्रदान कर देता है। फिर देखिए राजभाव सिंह बनते हैं, जो संस्कृत के एक बहुत बड़े विद्वान हुआ करते थे। इनके द्वारा होत्र कल्पद्रुम नामक एक किताब लिखी गई थी। इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। कवि रूपानी शर्मा ने बघेल वंश वर्णन भी कहा एक नामक बुक लिखी है, जिसमें राजभाव सिंह का हमें वर्णन देखने को मिलता है। इनके द्वारा रीवा में महामृत्युंजय मंदिर का निर्माण कराया गया था। वहीं पे हर साल महामृत्युंजय का मेला आयोजित किया जाता है। फिर राजा अवधूत सिंह बनते हैं, जो बघेल और बुंदेला संघर्ष इनके टाइम शुरुआत होती है। फिर देखिए कारण क्या था? हरि सिंह द्वारा छत्रसाल की पुत्री से विवाह कर लिया जाता है। भाई समर सिंह द्वारा हरि सिंह की हत्या कर दी जाती है। हरि सिंह की पत्नी सती होने के कारण हृदय साहब बुंदेला द्वारा मैहर पर आक्रमण किया जाता है। अब परिणाम क्या होते हैं इसके कारण? संपूर्ण पश्चिमी बघेलखंड का बुंदेला का अधिकार हो जाता है, जिसमें सतना पन्ना वाला क्षेत्र आता है। 1726 में रीवा राज पर हृदय शाह का अधिकार हो जाता है। अवधूत सिंह ने मुगलों से मित्रता कर ली। यहाँ पर अवधूत सिंह को लगता है कि यार बुंदेला तो हमारे ऊपर आक्रमण किए जा रहे हैं और लगातार हमसे क्षेत्र छीने जा रहे हैं, तो वहाँ जाकर मुगलों से दोस्ती कर लेते हैं। फिर देखिए हृदय शाह के विरुद्ध मोहम्मद बंगस का आक्रमण होता है। रीवा पर पुनः बघेल शासन स्थापित होता है। फिर उसके बाद बनते हैं अजीत सिंह। इनके दौरान एक बांदा संघर्ष होता है 1796 में। बांदा के नवाब अली बहादुर का रीवा पर आक्रमण होता है। फिर उसके बाद क्या होती है? इसका परिणाम यह निकलता है कि दोनों के बीच में अजीत सिंह और बांदा के नवाब अली बहादुर के बीच में संधि हो जाती है, और यहाँ पर हर्जाने के रूप में 1 लाख रुपए जो अजीत सिंह होते हैं वहाँ नवाब को देते हैं। उसके बाद जयसिंह बघेल बनते हैं और 1812 में करीम खां के नेतृत्व में रीवा राज्य पर पिंडारियों का आक्रमण होता है। बांदा संधि 1812 में रीवा राज और अंग्रेज के मध्य वापस होती है। जय सिंह को रीवा का वेद शासक बनाया जाता है। बांदा संधि होती है, याद रखिएगा, जिस दौरान रीवा के शासक कौन? जय सिंह थे, और इन्हीं के दौरान जो अंग्रेज होते हैं जय सिंह को रीवा का वेद शासक बना देते हैं। फिर इसी संधि के दौरान कहा जाता है कि ब्रिटिश कोई भी अब रीवा के ऊपर आक्रमण नहीं करेगा, संधि का पालन करना अनिवार्य है। साथ साथ और जो अंग्रेज है वह राज्य के आंतरिक मामलों में दखल करेंगे, यहाँ पर ये बात बोली जाती है। उसके बाद बनते हैं रघुराज सिंह। रघुराज सिंह जब शासक बनते हैं, इन्हीं के शासनकाल के दौरान भारत में सबसे बड़ी क्रांति 1857 की क्रांति होती है। ठीक है, इनके एक दीवान थे दिनकर राव के द्वारा गोविंदगढ़ नगर बसाया गया था। क्या बसाया गया था? गोविंदगढ़ नगर बसाया गया था, जो आज रीवा में है, और गोविंदगढ़ के आम बहुत प्रसिद्ध है, आप सभी को पता है। 1857 की क्रांति के दौरान यह भी दोहरी भूमिका निभाते हैं कि यह अंग्रेजों का तो सहयोग करते हैं, साथ साथ क्रांतिकारियों को भी संरक्षण प्रदान करते हैं।
1857 की क्रांति एवं बघेलखंड रियासत की हम बात करते तो अगस्त 1857 में जगदीशपुर के कुंवर का क्या होता है, रीवा में आगमन होता है। तो वहाँ पर लेफ्टिनेंट ऑस गवर्नर रहते हैं, उन्हें रोक गया, जिससे तिलंगा ब्राह्मण ने क्या कर दिया था, वहाँ पर विरोध कर दिया था। अब देखिए उद्देश्य क्या, तिलंगा ब्राह्मण की गिरफ्तारी का विरोध करने पर ये क्या हुआ था, यहाँ पर विद्रोह हुआ था। उसके कारण क्या होता है, मुफ्त फौज का गठन हो जाता है। रघुराज सिंह द्वारा ठाकुर रणमत सिंह का आंतरिक सहायता ली जाती है। परिणाम क्या होता है कि हीरा सिंह के विश्वासघात पर ठाकुर रणमत सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 1 अगस्त 1859 को उन्हें क्या दे दी जाती है, फांसी दे दी जाती है। याद रखिएगा, 1 अगस्त 1859 को ठाकुर रणमत सिंह को क्या दी जाती है, फांसी दी जाती है। फिर देखिए रघुराज सिंह को सुहागपुर, अमरकंटक, सिंहवाड़ा क्षेत्र प्रदान किया जाता है। दीवान दीनबंधु को बहादुर की उपाधि दी गई। जो दीनबंधु थे दीवान, उनको बहादुर की उपाधि दी जाती है। फिर देखिए ठाकुर रणमत सिंह की हम बात करते हैं तो 1857 की क्रांति में उन्होंने बघेलखंड से नेतृत्व किया था। यह कोठी रियासत के निवासी थे। इन्होंने 300 भारतीयों के सैनिकों को एकत्रित किया गया था और 1 अगस्त 1859 को इनको फांसी दे दी गई थी। यह MPPSC के मेंस में पूछा गया था। फिर मुफ्त फौज क्या थी, तो देखिए 1857 में इसकी स्थापना की जाती है, जिसका उद्देश्य सशस्त्र विद्रोह करना था। नेतृत्व कौन कर रहा था मुफ्त फौज का, तो आपको याद रखना है ठाकुर रणवत सिंह, धीर सिंह और पंजाब सिंह द्वारा इसका नेतृत्व किया जा रहा था। ये कार्य क्या करते थे कि लोगों के पास जाते, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे उनके साथ संपर्क साधने की कोशिश करते थे। महत्व क्या हुआ इसका कि छोटी से बड़ी रियासत तक इसमें शामिल हो गई, सभी समुदायों का समर्थन मिला, धर्मनिरपेक्ष संगठन यह बन गया था। अब देखिए बघेलखंड एजेंसी की बात करते हैं तो 1871 में रघुराज सिंह द्वारा बघेलखंड एजेंसी की स्थापना की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य रहता है कि राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार करना। इसके अंतर्गत 5 रियासत का कारोबार ब्रिटिश सत्ता को दे दिया जाता है, जिन्होंने रैयतबाड़ी बंदोबस्त अपनाया था। जिन भी क्षेत्र थे जिन्होंने क्या रैयतबाड़ी बंदोबस्त अपना लिया था, उनको किसको दे दिया जाता है, ब्रिटिश सत्ता को दे दिया जाता है। उसके बाद वेंकट रमन सिंह नामक एक शासक बनते हैं। इन्होंने अनेक प्रशासनिक सुधार करे। इनके दौरान इन्होंने 1895 में अकाल पीड़ितों के लिए एक कोष की स्थापना की थी। इन्होंने दीवान पद को समाप्त कर दिया, राजस्व और न्याय हेतु कमिश्नर का नियुक्त किया, प्राथमिक शिक्षा व संस्कृत विषय अनिवार्य कर दिया, प्रेम दरबार की स्थापना करी, स्वयं को कमांडर इन चीफ घोषित किया, सतना में फौज छावनी बनाई। फिर उसके बाद बनते राजा प्रतिनिधि काल, फिर महाराजा गुलाब सिंह। महाराजा गुलाब सिंह का नाम भैया सामाजिक सुधारों के लिए और प्रशासनिक सुधारों के लिए बहुत माना जाता है और इम्पोर्टेंट है मेंस के हिसाब से। ठीक है, 1839 में जब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक होने वाली थी मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में, तो इन्होंने सुभाष चंद्र बोस का समर्थन किया था। इनके द्वारा जो प्रशासनिक सुधार की हम बात करते हैं तो 1932 में इन्होंने राज्य परिषद का गठन किया, कृषि फार्म की स्थापना करी 1935 में। 1940 में रीवा में बघेलखंड क्षेत्र में फ्लोर मिल की स्थापना करी। रीवा में बैंक ऑफ बघेलखंड स्थापित किया इनके द्वारा। शैक्षणिक सुधार की हम बात करते हैं तो 1934 में रीवा में शिक्षा बोर्ड की स्थापना करी। 1936 में पंचवर्षीय शिक्षा योजना स्टार्ट करी। 1936 में शिक्षा मंदिर नामक अंग्रेजी स्कूल की स्थापना करी। छात्रवृत्ति हेतु इन्होंने गरीब छात्र हितकारी कोष बनाया था। सामाजिक सुधार की हम बात करते तो इनने बाल विवाह, अस्पृश्यता की समाप्ति हेतु कानून बनाए। रीवा में विधवा आश्रम की स्थापना करी। वर्ण व्यवस्था उन्मूलन के लिए इन्होंने बहुत सारे कार्यक्रम चलाए थे। फिर देखिए रूवा में जुबली जनाना अस्पताल खोला। 41 सदस्यीय प्रजा परिषद की स्थापना करी। बघेलखंड बालचर मंडल नैतिक सुधार हेतु इन्होंने बनाया था। फिर इनके दौरान ये एक पबाई रूल्स लेके आए थे। इस पबाई रूल्स की हम बात करते हैं, क्या होता था, यह एक भूमि व्यवस्था थी जो 1934 में लागू की गई थी। इस भूमि व्यवस्था में 40% कोठार भूमि राज्य के पास दरबार संबंधी किसान होते थे, 60% इलाकेदार पवईदार के पास होते थे, मनमाने ढंग से कर वसूल कर पाते थे। फिर उद्देश्य क्या था, इलाकेदारों व पवाईदारों के अधिकारों को सीमित करना। देखिए 40% क्षेत्र में इसको लागू किया गया,
जहाँ के लोग जो मेनली इलाकेदार थे वहाँ कर वसूल कर पाते थे। 60% ऐसे थे यहाँ पर इलाकेदार और पवईदार दोनों मिलकर क्या कर पाते थे, वसूल कर पाते थे टैक्स को। तो यहाँ टैक्स को वसूल करने के लिए एक व्यवस्था बनाई गई थी पवाई रूल्स को। शर्तें क्या थी, राजा का आदेश पालन करना पड़ेगा, वनोपज पर रीवा दरबार का पालन करना पड़ेगा, वन उत्पादन कर 1/4 राज्य हेतु संरक्षित करना होगा, अनुपयोगी भूमि पर राज्य का अधिकार होगा। परिणाम क्या हुए, पवाईदारों और इलाकेदारों ने इसे काला कानून की संज्ञा दी। पवाईदार संघ का निर्माण हुआ, अंग्रेजों द्वारा इस पर प्रतिबंध लगाया गया। महाराजा गुलाब सिंह इन सभी सुधारों के कारण अपने युग के प्रथम समाज सुधारक नरेश कहे जाते हैं। फिर देखिए राजा मार्तंड सिंह बनते हैं, जिन्हें जूदेव के नाम से भी जाना जाता है। ये रीवा के आखिरी शासक होते हैं। इन्होंने सबसे पहले बघेलखंड वाले क्षेत्र में क्या देखा था, सफ़ेद शेर मोहन देखा था, और मोहन को ये लाकर गोविंदगढ़ के किले में रखते हैं। और उसी के बाद जो हमें आज जितने भी वाइट टाइगर शेर देखने को मिलते हैं, वहाँ सफ़ेद शेर मोहन की वंशावली हमें देखने को मिलती है। इनके कार्य की हम बात करते हैं तो इन्होंने संवैधानिक सुधार समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष हरि सिंह गौर को बनाया। गोविंदगढ़ में आम अनुसंधान केंद्र की स्थापना करी, टाइगर सफारी की स्थापना करी। भारत संघ में विलय इनके दौरान ही हुआ था। और देखिए भारत संघ में विलय होता है, उसके बाद विंध्य प्रदेश का गठन होता है। 1948 में बघेलखंड और बुंदेलखंड की सभी 35 रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रदेश का गठन किया जाता है। विंध्य प्रदेश शासित प्रदेश कब बनता है, 1950 में बनता है केंद्र शासित प्रदेश। 1952 में यहाँ आम चुनाव होते हैं, जिसमें शंभुनाथ शुक्ल पहले मुख्यमंत्री बनते हैं विंध्य क्षेत्र से, और 1956 में विंध्य क्षेत्र को मध्य प्रदेश में विलय कर लिया जाता है। बघेलखंड की अन्य रियासतों की बात करते हैं तो एक थी मैयर रियासत, जिसका स्थापना जमनी भान सिंह ने की थी। चंद्रभान द्वारा मैयर दुर्ग का निर्माण कराया गया। छात्रसाल द्वारा आक्रमण किया गया, हृदय शाह ने भी आक्रमण किया। फिर बिंदुले का अधिपत्य यहाँ चली जाती है। फिर नागौद रियासत, इसकी स्थापना राजा चैन सिंह द्वारा की गई थी। शासक राघवेंद्र सिंह ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था। फकीर शाह के द्वारा नागौद किले का निर्माण कराया गया है। फिर सोहाबल रियासत थी, वहाँ के फतेह सिंह द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। फिर कोठी रियासत थी, जिसकी स्थापना जगत राय सिंह बघेल ने कराई थी। फिर देखिए बघेलखंड व्यवस्था देखते हैं तो प्रशासनिक व्यवस्था में हम बात करते हैं, संपूर्ण शक्ति राजों के हाथों में केंद्रित थी। प्रमुख अधिकारी आमत्य, सचिव और मंत्री हुआ करते थे। फिर देखिए बहुत बघेलखंड के जो शासक थे वो सभी बहुत न्यायप्रिय थे। ग्राम व्यवस्था में हम बात करते हैं तो प्रत्येक गांव में चौकीदार नियुक्त किया जाता था। कृषि मापन की पद्धतियाँ प्रचलित थी। पंचायतों के द्वारा विवादों का निपटान किया जाता था। स्थापत्य कला में हम बात करते हैं तो ये अपने लिए बलुआ पत्थर का इस्तेमाल करते हैं। मुगल स्थापत्य का बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। राजपूत एवं पाश्चात्य शैली का भी प्रभाव देखने को मिलता है। इन्होंने जल स्रोतों और बागों का निर्माण कराया था। कला व साहित्य में योगदान की बात करते हैं तो ध्रुपद की खोज यहाँ के एक संगीतकार तानसेन द्वारा की गई थी। कवि माधव द्वारा कवि भानुदय काव्यम लिखा गया था। आनंद रघुनंदन महाराजा विश्वनाथ द्वारा लिखा गया। राधा चरित्र रामचंद्र भट्ट द्वारा लिखा गया था। भक्तियाल रघुराज सिंह द्वारा लिखा गया। होत्रकल्प बुद्ध यानी भाव सिंह द्वारा लिखा गया था। फिर देखिए कुछ किले भी बनवाए। मैयर दुर्ग भेदचंद्र द्वारा, बांधवगढ़ दुर्ग बघेलखंड शासक द्वारा, रीवा दुर्ग जलाल खां द्वारा, सोहाबल दुर्ग फतेह सिंह द्वारा, सोहागपुर दुर्ग वीर सिंह देव द्वारा, माधवगढ़ का किला लक्ष्मण सिंह द्वारा, गोविंदगढ़ का किला रघुराज सिंह द्वारा, और विश्वनाथ सागर तालाब रघुराज सिंह द्वारा, वेंकट भवन वेंकट रमन द्वारा, शीतला माता का मंदिर बुल्लार देव द्वारा, महामृत्युंजय नाथ मंदिर महाराजा भाव सिंह के द्वारा बनवाया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर बघेलखंड रियासत की बात कंप्लीट होती है। आपको यह लेक्चर कैसा लगा या यह सीरीज कैसी लग रही है, आज कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिएगा। मिलेंगे कल अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।